नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जान माल और लोकतंत्र को भारी नुकसान के बाद आखिरकार शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो ही गया। देश की कमान अब सेना के पास है और उसने अंतरिम सरकार का गठन करवाने की बात कही है। शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के लिए बांग्लादेश में जिस तरह का अभियान चलाया गया, उसने दूसरे इस्लामिक देशों के सत्ताधारियों की नींद उड़ा दी है। शेख हसीना का सत्ता से बाहर होना कट्टरपंथियों की बहुत बड़ी जीत है। यह जीत दर्शाती है कि दुनिया भर में हावी होते इस्लामिक कट्टरपंथी अब भारत के बगल में भी प्रभावी हो रहे हैं। दुनिया में कई इस्लामिक देश उदारवादी माने जाते हैं। अब उन्हें यह खतरा सता रहा है कि यदि कट्टरपंथी उनके यहाँ भी हावी हुए तो वर्तमान सत्ताधारियों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाकर उन्हें शासन से बाहर किया जा सकता है। जहां तक शेख हसीना की बात है तो उनके शासनकाल में पहली बार देश में हालात इस कदर बेकाबू हुए कि उन्हें इस्तीफा देकर अपना देश छोड़कर ही भागना पड़ा। शेख हसीना के खिलाफ इस समय नाराजगी भले चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब वह 2009 का आम चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी तब उनकी लोकप्रियता देखने लायक थी। 2009 के बांग्लादेश चुनाव के नतीजों से सबसे बड़ा झटका शेख हसीना के मुख्य प्रतिद्वंदी खालिदा जिया को नहीं बल्कि कट्टरपंथी जमात इस्लामी को लगा था। हम आपको बता दें कि जमात इस्लामी वही संगठन है जिसने 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का पक्ष लिया था। खालिदा जिया की सरकार के दौरान आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में खूब फले फूले थे और कट्टरपंथियों का वहां बोलबाला हुआ करता था। जमात इस्लामी के भी उस समय 20 सांसद हुआ करते थे। यही नहीं, खालिदा जिया के जमाने में आतंकी तत्व बांग्लादेश की धरती का उपयोग भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाने में किया करते थे। उस समय उल्फा तथा कई अन्य उग्रवादी संगठनों के ठिकाने बांग्लादेश में हुआ करते थे। इस संबंध में जब भी भारत सरकार ने तत्कालीन बांग्लादेश सरकार को कार्रवाई के लिए कहा था, तब खालिदा जिया की सरकार कह देती थी कि भारत की ओर से दी जा रही सूचनाएं गलत है। खालिदा जिया ने सत्ता से हटने के बाद काफी प्रयास किया कि वह दोबारा सरकार में लौट सकें, लेकिन जनता ने उन्हें हमेशा खारिज किया। खालिदा जिया धीरे धीरे मुख्यधारा की राजनीति से दूर हो गई, जिससे ऐसे उत्पाती और आतंकी तत्वों के लिए अस्तित्व बचाने का सवाल खड़ा हो गया जो कि खालिदा जिया के शासन की छत्र छाया में पनपते थे। इन तत्वों ने सरकार के विरोध में योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाया और छात्रों को आगे कर वह अपना उद्देश्य हासिल करने में सफल रहे। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वह वहां के लिए तो घातक है ही, साथ ही भारत के लिए भी यह मुश्किल बढ़ने वाली बात है। भारत ने हालांकि बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है, लेकिन अब देश को चीन और पाकिस्तान की सीमा के अलावा बांग्लादेश सीमा पर भी काफी सावधानी बरतनी होगी। ढाका में दिल्ली समर्थक सरकार का नहीं रहना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। हम आपको बता दें कि 2009 में शेख हसीना सरकार के आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में प्रगाढ़ता आई थी। इससे पहले जब शेख हसीना 1996 से 2001 के बीच सत्ता में थी, तब भी भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर रहे थे। शेख हसीना ने बांग्लादेश की कमान संभालने के बाद कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई थी और भारत विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहे संगठनों पर भी अंकुश लगाया था। यही नहीं, शेख हसीना बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को भी अक्सर सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाती रहती थीं और उनके धार्मिक आयोजनों में भी शामिल होती थीं। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़ने और हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंकाएं बलवती हो रही हैं। पहले भी वहां हिंदुओं पर विभत्स हमले होते रहे हैं, ऐसे में अब उनके लिए खतरा और बढ़ गया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी संकटों से उबारा था, लेकिन यह भी तथ्य है कि हाल के वर्षों में खासकर महामारी के बाद से देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के चलते शेख हसीना के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही थी। देखा जाए तो बांग्लादेश में मौजूदा अशांति का कारण सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ना भी है। उस पर से बांग्लादेश सरकार के हालिया आरक्षण संबंधी फैसले से छात्रों में नाराजगी बढ़ गई थी। इसके अलावा बांग्लादेश के कपड़ा कारखाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन अब यह क्षेत्र सिकुड़ रहा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही बांग्लादेश में महंगाई का 10% के आसपास बने रहने, बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार के सिकुड़ते जाने और देश पर विदेशी कर्ज बढ़ते जाने जैसे कई अन्य कारक भी रहे जो कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ आम जनता की नाराजगी बढ़ा रहे थे। उस पर से जब शेख हसीना ने यह कह दिया कि आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोग छात्र नहीं बल्कि इस्लामिक पार्टी, जमात इस्लामी और मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के लोग थे, तो छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद शेख हसीना ने और कड़ा रुख अपनाते हुए कह दिया कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वे छात्र नहीं हैं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, इसलिए सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। उनके इस बयान के बाद तो आंदोलनरत छात्रों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया और आखिरकार वह अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल रहे।
बांग्लादेश से जो दृश्य सामने आ रहे हैं वह दर्शा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आवास और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जो हरकतें की हैं वह दर्शा रही हैं कि अब देश अराजकतावादियों के हाथ में चला गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आवास में जिस तरह मस्ती करते या संपत्ति को नुकसान पहुंचाते युवकों का वीडियो सामने आया है, उसने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारियों और अफगानिस्तान में तख्ता पलट के दौरान सरकारी इमारतों में घुसते तालिबानियों की याद दिला दी है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों को समझना होगा कि मूर्तियों को तोड़ने, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने और किसी देश के विरोध में अभियान चलाने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं जाएगी। बांग्लादेश में लोकतंत्र के नहीं रहने का सबसे बड़ा खामियाजा यह होगा कि विदेशी कर्ज हासिल करने के जो प्रयास किए जा रहे थे या बांग्लादेश में जो निवेश आने वाला था, अब वह बाधित हो जाएगा। बांग्लादेश में लोकतंत्र के नहीं रहने का खामियाजा यह होगा कि विदेशी सरकारें उसकी मदद करने से कतराएंगी। दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश दूसरे देश की सरकार से ही बातचीत करने या कोई करार करने को वरीयता देता है। सैन्य नियंत्रण वाले देश से लोकतांत्रिक देश अक्सर दूरी बनाए रखते हैं। बहरहाल, बांग्लादेश की सेना और राष्ट्रपति को चाहिए कि जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और संभव हो तो नए चुनाव कराए जाएं। यह सर्वविदित है कि हिंसा किसी मसले का हल नहीं है। लूटपाट और उत्पात से देश को नुकसान ही होगा और पिछले वर्षों में आगे बढ़ने के लिए जो मेहनत की गई थी उस पर भी पानी फिर जाएगा। इसलिए समय की आवश्यकता है कि बांग्लादेश एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकले। वैसे आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो कुछ अक्सर देखने को मिलता है वैसा भारत में क्यों नहीं देखने को मिलता? आपने कभी सोचा है कि अगर अब तक भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे हालात देखने को नहीं मिले तो क्या कभी भी ऐसे हालात यहां देखने को नहीं मिलेंगे? आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात अश्वनी उपाध्याय। बांग्लादेश में इसमें अराजकता फैली हुई है, आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, लूट हो रही है, घर जलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गई हैं। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी गई है। पुलिस ने, वहां की सेना ने पूरी कमान अपने हाथ में ले लिया है। भारत में भी ऐसे आंदोलन होते रहे। कभी भारत ने तख्ता पलट किया क्या? कभी भारत के किसी प्रधानमंत्री को भागना पड़ा क्या? कभी भारत के राष्ट्रपति को भागना पड़ा क्या? कभी भारत के चीफ जस्टिस को भागना पड़ा क्या? नहीं। इसलिए मैं भारत के माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, हाई कोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट के जजों से बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि आप पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसको समझिए और उसके हिसाब से भारत के लिए योजना बनाइए। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। 1947 में वो हिंदुस्तान कहलाता था। कितनी बार सेना ने वहां पे तख्ता पलट कर दिया, कितनी वहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, कितनी बार वहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, कितना ज्यादा वहां आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, कितने बड़े पैमाने पे वहां पे हिंदुओं को खत्म किया गया। बांग्लादेश को देख लीजिए। 1947 में बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था, ईस्ट बंगाल था। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वेस्ट पंजाब जाके पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश की स्थिति आज आप देख लीजिए। गंधार दुर्योधन का ननिहाल अफगानिस्तान भी हिंदू राष्ट्र था। अभी आपने कुछ ही समय पहले देखा था किस तरीके से लोग हवाई जहाज का टायर पकड़ पकड़ के भाग रहे थे। जब वहां पर अराजकता फैली, अशांति फैली तो राष्ट्रपति छोड़ के भाग गए, आम जनता वहां पिटी। और आज की डेट में अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन जिसको तालिबान कहते हैं उसका राज चल रहा है। भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में राजनीतिक स्थिरता है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबको समान न्याय मिलता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबको समान अवसर मिलता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के 80% बूथों पे शांति से इलेक्शन हो जाता है क्योंकि भारत में उन बूथों पे हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में जहाँ जहाँ हिंदू खत्म हुआ है वहाँ पे पॉलिटिकल बूथों पे हिंसा भी होती है। आप बंगाल में देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, बाकी स्थानों पे देख लीजिए। तो ये बहुत सोचने की बात है कि भारत का भविष्य 20-25 साल के बाद क्या होगा। आज की डेट में हम भी बहुत तेजी के साथ उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पे कभी पाकिस्तान में हुआ था और बांग्लादेश में हुआ था। चलो और छोड़ लीजिए। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में आगजनी फैली हुई है। फ्रांस में इसके पहले आगजनी फैल चुकी है। यूरोप में पूरी आगजनी फैली हुई है। कौन फैला रहा है? बाकी यूरोप और इंग्लैंड में आगजनी कौन फैला रहा है? घुसपैठी है। और भारत में
तो 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ गए थे। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। भारत की सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी हुआ है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि आज तक किसी न राज्य सरकार ने बताया कि घुसपैठियों को निकालने पर उनकी क्या योजना है, न केंद्र सरकार ने बताया। तो ये बहुत बड़ा अलर्ट है। हमको अफगानिस्तान से भी सीखना चाहिए, पाकिस्तान से भी सीखना चाहिए, बांग्लादेश से भी सीखना चाहिए, इंग्लैंड में जो हो रहा है उससे भी सीखना चाहिए, और यूरोप में जो हो रहा है उससे भी सीखना चाहिए। ये भारत में जो कहते हैं ना हिंदू हिंसक होता है, अरे हिंदू हिंसक होता तो आज की डेट में भारत में बहुत कुछ चेंज हो गया होता। हिंदू हिंसक नहीं है, इसीलिए भारत में संविधान है, भारत में कानून है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो बाकायदा इंप्लीमेंट हो जाता है। संसद में जो कानून बनते हैं वो भी अडॉप्ट हो जाते हैं। नहीं तो हमने सीए के कानून में देखा हुआ था, एक सीए कानून बना था, कैसे देश में पूरी आगजनी हो गई थी, और आज तक उस सीए के कारण, सीए कानून बनने के बाद भी भारत में रह रहे जितने शरणार्थी थे बेचारे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को नागरिकता आज तक भी सबको नहीं मिल पाई है। समाधान क्या है? मैं बार बार कहता हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए, नेताओं की गुलामी छोड़ दीजिए। नहीं तो जैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति फुर्र हो गए थे, भाग गए थे जब वहां हिंसा बढ़ी, आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी अपना सुरक्षित निकल गई हवाई जहाज लेके, पाकिस्तान में भी मुशर्रफ निकल गए थे अपना हवाई जहाज लेके। जिस दिन भारत में आगजनी बढ़ेगी, भारत में हिंसा बढ़ेगी, तो जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हुए हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टियों के आप भरोसे बैठे हुए हैं, जिनकी आप सुबह से लेकर शाम तक जय जयकार कर रहे हैं, ये आपको बचाने के लिए आप नहीं आएंगे, ये सबसे पहले जाएंगे। जैसे बांग्लादेश की जैसे आगजनी बढ़ी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री निकल गई, पाकिस्तान में आगजनी बढ़ी, वहाँ राष्ट्रपति निकल गए, अफगानिस्तान में आगजनी बढ़ी, वहाँ के राष्ट्रपति निकल गए। वहाँ बची कौन? मरने के लिए, पिटने के लिए, अत्याचार के लिए बची कौन? अत्याचार सहने के लिए वहाँ की जनता। तो यही हालत आपके भी साथ होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की जय जयकार छोड़िए, कठोर कानून की मांग करिए। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका मतलब यह हुआ 25% राज्यों की डेमोग्राफी, 25% जिलों की और 25% तहसीलों की। तो जो ये 25% जिलों से, 25% तहसीलों से, 25% राज्यों से हिंदू खत्म हुए हैं, वहां की स्थिति क्या है ये कहने की जरूरत नहीं है। समाधान क्या है? सबसे पहले घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए, घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, घुसपैठ को देशद्रोह घोषित किया जाए, घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए, घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए, और घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त किया जाए, उनकी नागरिकता खत्म किया जाए, उनको आजीवन कारावास, फांसी दिया जाए, वो भी फटाफट 1 साल के अंदर। तब जाके घुसपैठिए अपने आप भागेंगे। और घुसपैठिए नहीं भागे तो लिख के रख लीजिए, जैसे ये अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, ऐसे ही भारत में होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के अंदर होगा, 100% होगा, हमारे आपके देखते देखते होगा। अगर भारत को बचाना है, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए, धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करिए, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए, और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, देशद्रोह की धारा लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। घुसपैठी और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों की 100% संपत्ति जब्त करिए, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करिए, आजीवन कारावास की और फांसी की सजा दीजिए, और वो भी 1 साल के अंदर, तब धर्मांतरण रुकेगा। और तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाइए। हम दो हमारे दो सबके लिए मैंडेटरी करिए, जो हम दो हमारे दो न माने उसकी नागरिकता खत्म करने का प्रावधान करिए। भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि संसद ऐसा कानून बना सकती है कि नागरिकता कब लेनी है, नागरिकता कब देनी है। तो जैसे वोटर आईडी जब देते हैं तो टर्म्स कंडीशन, भाई 18 साल का हो जाएगा तब वोटर आईडी में, तब वोटर आईडी मिलेगा। पासपोर्ट देते हैं, टर्म्स कंडीशन होती है। ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो भी टर्म्स कंडीशन होती है। अगर आदमी नहीं मानेगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सीज हो जाएगा। अगर पासपोर्ट का आप वायलेशन करोगे, पासपोर्ट सीज हो जाएगा।
हर जो भी हम डॉक्यूमेंट बना के देते हैं उसकी एक टर्म्स कंडीशन होती है। ऐसे ही एक नागरिकता की टर्म्स कंडीशन होगी। अगर भारत में धर्मांतरण करोगे, अगर भारत में हम दो हमारे दो नहीं मानोगे तो आपको भारतीय नहीं माना जाएगा। यही तरीका है। नहीं तो आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान हिंदू खत्म, पाकिस्तान हिंदू खत्म, बांग्लादेश हिंदू खत्म, भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म, भारत के 200 जिलों से हिंदू खत्म, और भारत की 1500 तहसीलों से हिंदू खत्म। भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनमें 300 की 300 तहसीलों से हिंदू खत्म हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। ये नेता जैसे शेख हसीना लंदन जा रही हैं या जहां भी जा रही हैं, ऐसे भारत के नेता भी कोई इटली भाग जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, कोई लंदन भाग जाएगा। आप जिन नेताओं के भरोसे बैठे हुए हैं, ये सारे नेता या तो लंदन में अपना फार्म हाउस बना चुके हैं या ऑस्ट्रेलिया में अपना फार्म हाउस बना चुके हैं। अलग अलग देशों में जहां जहां इनको सुरक्षित लगता है वहां ये अपना फ्लैट भी खरीद चुके हैं, बंगलो भी बना चुके हैं, फार्म हाउस बना चुके हैं। जिस दिन 20 से 25 साल के बाद भारत में आगजनी होगी, ये पहले निकल जाएंगे, क्योंकि इनको पुलिस पहले अलर्ट दे देगी। पुलिस इनको पहले बता देगी ये होने वाला है, ये चुपचाप निकल जाएंगे और बचोगे आप और हम। जैसे पाकिस्तान में इतनी हिंसा हुई 1947 में, कोई नेता नहीं मारा गया, कौन वहां फंसा? आम जनता। बांग्लादेश में इतनी हिंसा हुई, राष्ट्रपति पहले निकल गया, कोई नेता नहीं मारा गया, प्रधानमंत्री पहले निकल जा रही है, कोई नेता नहीं मारा गया, फंसी है कौन वहां? आम जनता। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पहले निकल गए, कोई नेता नहीं मारा गया, फंसा कौन अफगानिस्तान में? आम जनता। इंग्लैंड में देख लीजिए, जो आगजनी हो रही है, कोई नेता नहीं मारा जा रहा है, आम जनता पिट रही, आम जनता का घर जल रहा है। फ्रांस में देख लीजिए, कोई नेता नहीं मारा गया, आम जनता वहां पिट रही है, आम जनता फंसी हुई है। यूरोप में आगजनी हो रही है, कोई नेता नहीं मारा गया है, आम जनता फंसी हुई है। ये कड़वी सच्चाई है। हालांकि इस कड़वी सच्चाई को शायद आप ठीक नहीं समझेंगे, आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई बताना मेरा काम है। समाधान है यूनिफॉर्म पुलिस कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कोड, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड। समाधान एक ही है, न कोई विशेष दर्जा किसी को रहे, सबको एक समान मिलाया जाए। रिलीजन के आधार पर जितने कानून हैं इनको खत्म किया जाए। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो खेल है इसको बंद किया जाए। ये मुगलिया जो स्कूल चल रहे हैं भारत में, आज भी जो मदरसे चल रहे हैं, इनको बंद किया जाए। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए मिशनरी स्कूल बंद किए जाए। भारत में सबके लिए समान शिक्षा हो, समान नागरिक संहिता हो, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून हो, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून हो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून हो। यही समाधान है। नहीं तो याद रखिएगा, जैसे अफगानिस्तान से खत्म हुए, पाकिस्तान से खत्म हुए, बांग्लादेश से खत्म हुए, जैसे बांग्लादेश जल रहा है, ब्रिटेन जल रहा है, अफगानिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, ऐसे ही पूरा भारत जलेगा। और वही दूर नहीं, 20 से 25 साल के अंदर जिन पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे बैठे हैं वो कुछ नहीं करेंगी, जिन नेताओं के भरोसे बैठे हैं वो पहले भारत छोड़ के भाग जाएंगे। आइए अब देखते हैं बांग्लादेश के हालात को लेकर रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। इसमें मोटा मोटा मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये बांग्लादेश में होना था, सारे आसार दिख रहे थे। शेख हसीना काफी लंबे समय से पावर में हैं और अभी जो पिछली इलेक्शन हुई उसमें सारी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट करा था। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्लस करप्शन कह लीजिए, जॉब्स कह लीजिए, सारा माहौल, और इसके अलावा यस डेफिनेटली रेडिकल इस्लाम और ऑपोजिशन पार्टीज, तो सबकी जो खिचड़ी थी तो रास्ता यही दिख रहा था, ये होना था। बट दूसरी बात जो भारत के हिसाब से आई थिंक हमें इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी होनी चाहिए और जो भी सरकार हो इलेक्टेड हो और ऐसी सरकार हो जो इंडिया की तरफ फ्रेंडली हो या एटलीस्ट इंडिया के एंटाई ना हो। इस समय इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले तो है कि हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं जिनको कोई खतरा है बांग्लादेश में, राइट, अगर हो तो उनको इवैक्यूएट करने का इमीडिएट करना चाहिए। उसके अलावा आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए, उनका इंटरनल मामला है। बट हाँ, तीसरी चीज हमें जो करनी चाहिए, हमें अपने बॉर्डर्स को इमीडिएट सिक्योर कर देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जब ऐसी उथल पुथल होती है या हो गई है तो काफी रिफ्यूजीज, असाइलम और उनमें कुछ टेरर, आतंकी भी मिक्स्ड आ सकते हैं हमारे बॉर्डर्स की तरफ। तो हमें अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को इमीडिएटली रैचेट अप करना चाहिए। देखिए, ये तो बहुत गंभीर स्थिति भारतवर्ष के लिए बनी है। हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, धक्का है। शेख हसीना कई महीनों से अंडर प्रेशर हैं। जो बीएनपी है, जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, वो उनके बरखिलाफ रही हैं। उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। देखिए, ये लगता है जैसे कि कोई अरब स्प्रिंग हो, ऑरेंज रेवोल्यूशन हो, मैदान रेवोल्यूशन हो।
ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था 30% मुक्ति जोधा के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंह के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। ये तो बांग्लादेशी हेलीकॉप्टर लग रहा है। कह रहे हैं C-130 विमान उनको लेके आ रहा है दिल्ली। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि वो लंदन असाइलम चली जाएंगी। और जो बांग्लादेश का चीफ है उसने आके ऐलान किया है कि शायद वो मार्शल लॉ इम्पोज करेंगे कि क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक नई सरकार का गठन होगा और वो प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं। शेख हसीना वार्न कर रही थी कि उनको विदेशी ताकतों का खतरा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।